समंदर के किनारे पर बसे रामपुर नाम के गांव में बहुत कम लोगों की जनसंख्या थी। यहाँ के सभी लोग समंदर से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। उन्हीं में से एक था रामू। उसका इस दुनिया में सिवाय एक छोटी बहन के कोई नहीं था। वो समंदर की गहराइयों से मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बहन का जीवन यापन करता। भैया, आज जब आप बाजार से मछलियां बेचकर आएंगे तो मेरे लिए एक जोड़ी अच्छे से कपड़े ले आना। वो क्या है ना, पुराने कपड़े फट गए हैं। ठीक है बहन, मैं तेरे लिए कपड़े ले आऊंगा। देखो भैया, ध्यान से ले आना, पिछली बार की तरह भूल ना जाना। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना, मुझे याद रहेगा। इतना कहकर रामू मछलियां पकड़ने वाला जाल उठाकर समंदर की ओर चल देता है। जहां जाकर वो देखता है बिरजू और सोनू नाम के दो मछुआरे रामू की नाव पर जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। ये देख रामू उन दोनों से कहता है, अरे सोनू भैया और बिरजू भैया, आप मेरी नाव पर क्या कर रहे हैं? अरे देखो तो कौन आया है, रामू भैया आए हैं। अरे हाँ, तुमने सही कहा, ये तो रामू है जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था पैसे देने के चक्कर में। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वह मेरी बहन की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैं उसे अस्पताल लेकर गया था। मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। अब बहुत हो गया रामू, तेरे रोज रोज का ड्रामा बंद कर। तेरे इन बहनों से हम तंग आ गए हैं, इसलिए हम तेरी इस नाव पर कब्जा कर रहे हैं। आज के बाद समंदर किनारे नजर भी मत आ जाना, समझे? तुम दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो। आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई और नहीं है, और इस नाव के जरिए ही हमारा घर चलता है। अगर आप यह नाव छीन लेंगे तो मैं मछलियां कैसे पकड़ूंगा और अपना घर कैसे चलाऊंगा? यह सब तो तुम्हें पैसे उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता, दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर बिरजू और सोनू रामू को उसी की नाव से धक्का देकर भगा देते हैं। रामू को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो परेशान होकर समंदर के किनारे पर सर नीचे करके रोने लगता है। तभी उसकी नजर समंदर के पास तड़प रही एक मछली पर जाती है और ये देखकर वो कहता है, अरे लगता है यह मछली पानी के लहरों से जमीन पर आ गई है। अगर यह ऐसे ही तड़पती रही तो मर जाएगी। इसे वापस पानी में डाल देता हूँ। इतना कहकर रामू उस मछली को अपने दोनों हाथों से उठाकर समंदर में वापस डाल देता है और वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। ये देखकर रामू खुश हो जाता है और वापस एक किनारे पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर में पानी में अजीब सी हलचल होने लगती है और आसपास में बिजली गरजने लगती है। ये देखकर रामू बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने घर की ओर भाग जाता है। अरे रामू भैया, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। और ये क्या, आप तो खाली हाथ आए हैं। मैंने आपको कुछ कहा था लाने के लिए, क्या आप फिर भूल गए? अब मैं इसे क्या बताऊं कि हमारी कमाई का जरिया हमसे छीन लिया गया है। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो इसे बहुत दुख होगा। कुछ बहाना करना होगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बहन, वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं घर जल्दी आ गया। माफ करना। अच्छा, कोई बात नहीं भैया, आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीना बाहर चली जाती है। तभी पास की एक औरत कमला रामू के घर आती है और रामू से कहती है, अरे रामू, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, बहुत खुशी की बात सुनानी है तुम्हें। क्या हुआ कमला दीदी? अरे रामू, वो जो हमारे दूसरे मोहल्ले के वर्मा जी है ना, उनकी पत्नी मिली थी मुझे। वो कह रही थी उन्हें तुम्हारी बहन मीना बहुत पसंद है और वो अपने बेटे राघव से तुम्हारी बहन की शादी करवाना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कमला बहन, लेकिन लेकिन क्या रामू, रिश्ता बहुत अच्छा है और लड़का भी बहुत ईमानदार और शरीफ है। देख, ऐसा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। तेरी बहन राज करेगी उस घर में। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे करें?
तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से वर्मा जी की पत्नी से मिलूंगी और उनसे सही से रिश्ते की बात करके तुझे बताऊंगी। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद रामू और परेशान हो जाता है। रात भर रामू इसी बारे में सोचता रहता है कि ना तो अब नाव है, ना ही मछलियां पकड़ने के लिए कोई सहारा। अगर उसने वापस काम शुरू नहीं किया तो वो अपना घर कैसे चलाएगा और बहन की शादी कैसे करेगा। इसी सोच में डूबा बेचैन रामू सुबह सुबह समंदर के किनारे जाकर उदास बैठ जाता है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपनी बहन की शादी और घर, ऊपर से ये कर्ज, ये सब कैसे होगा। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। रामू इतना कहता ही है कि तभी आसमान में फिर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते समंदर के अंदर से एक खूबसूरत जलपरी बाहर आती है। हे भगवान। अरे तुम्हें क्या हुआ, जल्दी उठो। क्या मैंने कोई सपना देखा या फिर यह सच था? तुम सही हो, ये कोई सपना नहीं है, सच है। मैं सच में एक जलपरी हूँ। क्या तुम असली जलपरी हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। हाँ, तुमने सही कहा, जलपरियां कहानी में ही होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि मैं एक असली जलपरी हूँ। लेकिन मैं जल्दी लोगों के सामने अपने असली रूप में नहीं आती, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है आजकल के इंसान कितने लालची हो गए हैं। अपने लालच के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम मेरे सामने ही अपने असली रूप में क्यों आई हो? जलपरी रामू को बताती है कि वो व्हेल मछली थी, जिसे रामू ने कल तड़पता हुआ देख जमीन से उठाकर पानी में वापस डाल दिया था। और उसकी ये नेक दिली देखकर जलपरी को बहुत खुशी हुई और इसीलिए वो उसके सामने अपने असली रूप में आई है। मुझे तो अब भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा है तो तुम मुझे वो पत्थर दो, मैं तुम्हें उसे सोने में बदलकर दिखाती हूँ। रामू उसे एक पत्थर का टुकड़ा देता है, जिसे जलपरी एक सोने के टुकड़े में बदल देती है। ये देख रामू को अब पूरी तरह यकीन हो जाता है। रामू, कल तुमने मेरी जान बचाई थी, आज बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए जलपरी जी। ठीक है, तो तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझे एक बार पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इतना कहकर जलपरी गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद रामू भी वापस उस सोने के टुकड़े को घर ले जाता है और उसे बेचकर नई नाव खरीदता है और फिर से अपनी मछलियां पकड़कर बेचने का व्यापार शुरू कर देता है। ये देख सोनू और बिरजू हैरान हो जाते हैं और रामू से कहते हैं, ये सब क्या है? रामू कल तक तो हमारे आगे अपनी नाव वापस मांगने की भीख मांग रहा था, और अब आप, तेरे पास ये नाव कहाँ से आ गई? उससे तुम्हें क्या मतलब? तुमने तो अपना कर्जा चुकता कर लिया ना। अब अपने काम से काम रखो। वाह रे वाह, इसकी तो जुबान भी बहुत लंबी हो गई है। और सुन, उस नाव के तूने बस अपना ब्याज ही दिया था, अब ये नाव भी हमें दे दे, इससे हमारा मूल भी वसूल हो जाएगा। ऐसा मत करो, अब मेरे पास यही सहारा है। मुझे मेरे बहनों की शादी के लिए पैसा जमा करना है। अगर तुम ये भी ले लोगे तो मैं उनकी शादी कैसे करूंगा? अगर कोई शादी ना करे तो हमें बता देना, हमारा सोनू तेरी बहन से शादी कर लेगा। बहुत अच्छा बच्चा है ये। इतना कहकर बिरजू और सोनू फिर से रामू की नई नाव लेकर चले जाते हैं और लाचार रामू रोता हुआ वापस जलपरी के पास जाता है और उसे सब बताता है। ये सुनकर जलपरी रामू को एक मोती देती है और कहती है, रामू, तुम इस मोती को अपने घर के बीचों बीच कहीं दफन कर देना और चैन की नींद सो जाना। अगली सुबह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है जलपरी जी, अगर ऐसा है तो मैं यही करूंगा।
इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और घर जाकर जैसा जलपरी ने कहा वैसा ही करता है। अगली सुबह उसकी बहन मीना उसे हैरानी से उठाती है और जैसे ही रामू की नींद खुलती है वो खुद को एक आरामदेह बेड पर पाता है और उसके सामने एक बड़ा सा घर था। ये सब बिल्कुल एक सपने की तरह था। देखिए भैया, ये सब क्या हो गया? अचानक सब बदल कैसे गया? ये हमारा घर नहीं है, फिर ये जादू कैसे हुआ? तू नहीं समझेगी पगली। रामू उसे जलपरी की सच्चाई बताता है। ये सुन मीना हैरान भी थी और खुश भी थी कि अब उनके जीवन के सभी दुख खत्म हो जाएंगे और रामू भी अपनी इकलौती बहन की शादी धूमधाम से करवा सकता है। और तो और अब उसे किसी का कर्जा भी नहीं देना था। वहीं जलपरी अपने जादू से सोनू और बिरजू को रामू को परेशान करने की सजा देती है कि वो दोनों ताउम्र समंदर में यहाँ से वहाँ बस भटकते रहेंगे। चंदनपुर गांव में रिंकू अपने पिता रामचंद्र के साथ रहा करती थी। रामचंद्र की पत्नी कलावती का काफी समय पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद से रामचंद्र अपनी बेटी रिंकू की जिम्मेदारियां संभाल रहा था। लेकिन अब रिंकू शादी के लायक हो चुकी थी। रिंकू रंग में काली थी, जिस वजह से उसके लिए ढंग का रिश्ता नहीं मिल पा रहा था और रामचंद्र चाहता था कि उसकी इकलौती बेटी के लिए वो अच्छा और अमीर घर ढूंढे। एक रोज रामचंद्र अपने दोस्त घनश्याम से बात कर रहा होता है। अरे घनश्याम, तूने रिंकू के लिए जो रिश्ता बताया था उसका क्या हुआ? मैं तो अपनी इकलौती बेटी को दहेज देने के लिए भी तैयार हूँ। अपनी 1 बीघा जमीन भी बेच दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी रिंकू को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। लड़के वालों ने थोड़ा झिकझिक किया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि लड़की के पिता दहेज अच्छी खासी दे देंगे, तो वह भी शादी के लिए मान गए हैं। अगले हफ्ते ही लड़की देखकर जाएंगे और सारी बातचीत वहीं फाइनल हो जाएगी। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, उसके बाद मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। तू चिंता ना कर, सब हो जाएगा और बात भी बन जाएगी। मैं अपने तरीके से बात करूंगा लड़के वालों से। घर परिवार बहुत अच्छा है और लड़का तो इतना सीधा है कि पूछ मत, बिल्कुल अपनी बिटिया की तरह। और क्या चाहिए? घर परिवार अच्छा हो और मेरी बेटी की निभ जाए। रामचंद्र को तो पहले ही लड़का पसंद था और लड़के वाले का घर परिवार भी अच्छा था। अब अगले ही हफ्ते लड़के वाले रिंकू को देखने आते हैं। आइए भाई साहब बैठिए, मैं चाय नाश्ता मंगवाता हूं। अरे नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आप भी बैठिए। यह मेरा खास दोस्त है और मैं तो इसे बचपन से जानता हूं और बिटिया तो मेरे नजरों के सामने बड़ी हुई है। मुझे भी रिश्ता मंजूर है। मैंने बिटिया को फोटो में देखा, मुझे बिटिया पसंद आई। वह मेरी बेटी का रंग थोड़ा सा डाउन है, आप लोग अभी देख लीजिए। बाद को मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की दिक्कत हो उसे या आप लोगों को। अरे भाई साहब, यह तो आपका बड़प्पन है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने सब कुछ देख लिया है, बस आप सामने से लड़की दिखा दीजिए। पहले भी हमें लड़की पसंद है और अब दिखाने के बाद भी पसंद होगी। रिंकू को देखने लड़का और लड़की के पिता अशोक आए होते हैं और वो रिंकू को सामने से देखकर रिंकू को पसंद कर लेते हैं। रिंकू वाकई रंग में काली थी, लेकिन वो बहुत सीधी और समझदार भी थी और इस रिश्ते को जल्द से जल्द पक्का कर दिया जाता है। रामचंद्र अपनी बेटी की शादी तो करता है, लेकिन शादी में घर के सामान से लेकर दहेज तक अच्छा खासा देता है। अब रिंकू शादी के बाद अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुंचती है। अब जब रिंकू की सास कोकिला रिंकू का घूंघट उठाती है, तो वो घूंघट उठाते ही 2 कदम दूर हो जाती है और हाय तौबा करने लगती है। अरे राम रे राम, ये कैसी लड़की उठा लाया? बाप ने दहेज तो ठीक दिया है, लेकिन दहेज के साथ ये लड़की ऐसी, लग रहा है कोयले की खदान से उठा कर लाए हैं इसे। इतने लोगों के सामने तुम्हारा ड्रामा चालू हो गया, बाद में यह सब नौटंकी करना।
अभी बाद की रस्म पूरी करो। हाय तौबा, कोकिला बहन सच में कितनी काली बहू लेकर आई हो। लगता है दहेज की लालच में कुछ भी उठा लाई। लड़की लड़के को पसंद है, लड़की मुझे भी पसंद है। और अगर लड़की किसी और को पसंद नहीं तो अब शादी हो चुकी है, तो बातें बनाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ, अभी रस्म पूरी हो जाने दो। ये कोयले की खदान से जो तुम बहू उठाकर लाए हो, इस पर तो सारा मोहल्ला थू थू करेगा। कोकिला अपनी काली बहू को देखकर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। ये सब सुनकर रिंकू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन रिंकू को पता था कि उसका रंग काला है, जिस वजह से वो बचपन से अपने रंग रूप के ताने सुनती आई थी। अब रिंकू अपने कमरे में पहुंचती है तो रिंकू का पति मोहन रिंकू से बड़े ही प्यार से कहता है, रिंकू, तुम्हें माँ का तो बुरा नहीं लगा? माँ की आदत है बिना बात के बोलने की। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें मैं, बस इतना ही चाहिए। नहीं नहीं, मुझे माँ जी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं तो अपने रंग रूप के बारे में बचपन से लोगों से सुनती आई हूँ। रंग का काला होना कोई बुरी बात नहीं, और मैंने तो तुम्हें पहली बार में ही पसंद कर लिया था। शायद मुझे तुम्हारी अच्छाई अच्छी लगी। रिंकू का ससुराल तो अमीर था। ससुराल में रिंकू को उसका पति मोहन और उसका ससुर अशोक भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन रिंकू की सास कोकिला रिंकू के रंग रूप को लेकर 24 घंटे उसे ताने देने लगी थी। एक रोज कोकिला अपनी पड़ोसन के साथ बैठी बातचीत कर रही होती है, तभी रिंकू अपनी सास और पड़ोसन के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, काकी, आप दोनों के लिए चाय। अरे नाना, मुझे नहीं चाहिए तेरे हाथों की चाय। अरे तू तो खाने को हाथ लगाए तो वो भी मैला हो जाए, इतनी भद्दी दिखती है तू। चली जा मेरी नजरों के सामने से। अरे नहीं नहीं कोकिला की बहू, तेरे हाथों की चाय मुझे रास नहीं आएगी। अरे कलमुही करम जली, तुझे मेरे ही घर आना था, दूर हो जा मेरी नजरों से। रिंकू को अपनी सास और पड़ोसन की बात बुरी लगती है, लेकिन बेचारी क्या करती। जब वो इतना ताना सुन ही रही थी तो 2-4 ताने और से ही। एक रोज रिंकू को मोहन घूमने बाजार लेकर जाता है। बाजार में मोहन को उसकी कॉलेज की 2 लड़कियां मिल जाती है और वो मोहन के पास आती है। अरे मोहन, तू तो छुपा रुस्तम निकला, किसे गोलगप्पे खिलाने लाया है? स्वाति, तू यहाँ? अरे क्या बात है, इतने दिनों बाद दिखे हो तुम दोनों। मैं यहाँ गोलगप्पे अपनी पत्नी के साथ खाने आया हूँ। रिंकू, यह मेरी कॉलेज की दोस्त स्वाति और रेखा, और यह मेरी पत्नी रिंकू। ये तेरी बीवी है? अरे तू कहाँ और ये कहाँ? वैसे तो कॉलेज में सबको कहा करता था कि तू ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ जैसी पत्नी लाएगा। फिर क्या हुआ, बिपाशा बासु से भी गई गुजरी पत्नी मिल गई तुझे। अरे स्वाति, तुम कैसी बात कर रही हो? यह मेरी पत्नी है, मुझे पसंद है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। सच तो यही है कि तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल मेल नहीं खाती। स्वाति की बात सुनकर मोहन अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है और जब घर आता है तो रिंकू उदास होती है। मोहन रिंकू को समझाता है, लेकिन रिंकू अपने पति से कहती है, उन लोगों ने कुछ गलत नहीं कहा, मैं जैसी हूँ उन्होंने वैसा ही बताया, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? अरे बोलने का तरीका होता है, उन सबको छोड़ो और तुम मुझे यह बताओ, तुमने बीच में पढ़ाई को छोड़ दी? तुम मेडिकल कर रही थी ना? पापा जी ने मुझे सब बताया था। वो पढ़ाई मैंने कब की छोड़ दी, अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने घर परिवार गृहस्थी में समय देना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं कमाकर तुम्हारे मेडिकल का खर्चा उठाऊंगा और तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना पूरा करूंगा। मोहन रिंकू को बहुत सपोर्ट कर रहा था और वो अब रिंकू की मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवा देता है। रिंकू भी पढ़ने लिखने में तेज थी और तो और कुछ ही महीने में रिंकू अपने मेडिकल की एग्जाम भी क्लियर कर लेती। लेकिन इसी बीच रिंकू के गांव में एक महामारी फैली होती है, जिसमें गांव के हर दूसरे तीसरे आदमी को
खांसी हो रही थी और ये खांसी इतनी ज्यादा तेज हो जाती थी कि खांसने वाला कई कई मिनट तक खांसता रह जाता और ये खांसने की बीमारी कोकिला को भी हो जाती है। तुम दूर रहा करो, और तुम्हें कहा है कमरे से बाहर मत निकलो। गांव में हर दूसरे तीसरे आदमी को यह खांसने की बीमारी लग गई है। यह किसी महामारी से कम नहीं है और तुम अब घर के लोगों को भी यह बीमारी करवाने वाली हो। मोहन और बहू तो घर में है, नहीं वरना तुम उन्हें भी यह बीमारी लगा देती। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? छुआछूत कर रहे हो अपनी पत्नी से। मैं सच कह रहा हूं, कोई छुआछूत की बात नहीं है। अगर यह बीमारी मुझे मोहन या बहू को हो गई तो फिर बढ़ती चली जाएगी। कोकिला को अपने पति की बातें बुरी लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद रिंकू अपनी पढ़ाई शहर से पूरी कर आती है और वो अब डॉक्टर भी बन चुकी थी। लेकिन जब रिंकू गांव में आती है तो लोगों की खांसी की बीमारी के बारे में उसे पता चलता है और वो अब गांव में एक शिविर लगवाती है जिसमें सभी की जांच की जाती है और रिंकू गांव में बढ़ रहे इस महामारी का समाधान ढूंढती है और इसके इलाज के लिए शहर से कई डॉक्टर आते हैं और गांव के लोगों का इलाज करते हैं। हालांकि सप्ताह भर के अंदर ही गांव के लोगों में सुधार दिखता है और कोकिला भी पहले से ठीक थी। बहू, तूने तो चमत्कार कर दिया। पूरे गांव के लोगों को तूने जिस तरह से ठीक किया है, हर कोई दुआएं दे रहा है तुझे। आपकी बहू तो डॉक्टर बन गई है, अब वो बुरी से बुरी बीमारियों का इलाज कर सकती है। बहू, मैंने तुझे कितना गलत बोला। तेरे रंग रूप को लेकर हमेशा तुझे सुनाती रही, लेकिन तूने सब बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और मेरे बेटे ने भी तेरा साथ दिया। तभी तो आज जो लोग तुझे तेरे रंग रूप को लेकर ताने दिया करते थे, आज वो ही तेरी तारीफ करते नहीं थक रहे। इस घर में मेरा फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता और रिंकू को बहू बनाने का फैसला भी मेरा ही था। क्यों रिंकू बहू, सही कहा ना मैंने? रिंकू बेशक काली थी, लेकिन रिंकू के हौसलों को उसका पति मोहन उड़ान देता है और जल्द ही रिंकू भी अपने पति का सपोर्ट पाकर अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाती है। पूजा और योगेश शादी के मंडप में बैठे 7 जन्मों के कस्मे वादों के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। जहां पूजा और योगेश अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के सपने देख रहे थे, वहीं योगेश की मां सुषमा पूजा के पिता श्यामलाल से बार बार एक ही बात कह रही थी। अरे भाई साहब, कहाँ रह गए आपके पैसे? लड़की का कन्यादान होने जा रहा है, लेकिन अब तक दहेज के पैसे नहीं आए हैं। बस मैंने अपने छोटे भाई को कहा है, वह लेकर आता ही होगा। अब तब तक बाकी की रस्में पूरी करवाइए। अरे समधी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार पैसे आ जाने दीजिए, शादी ब्याह तो हो ही जाएगा। कौन सी लड़की भागी जा रही है आपकी? लेकिन मुहूर्त तो निकलता जा रहा है ना, मेरा छोटा भाई किशन लाल आता ही होगा। उन्हें आ जाने दीजिए, तब तक मैं कुछ खा पी लेती हूँ। देखो जरा क्या कुछ बनवाया है बारातियों के लिए। जी जरूर समधन जी, आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। इधर पंडित जी बार बार मुहूर्त निकला जा रहा है कहकर मंत्रों को बीच में ही रोक दे रहे थे, लेकिन सुषमा श्यामलाल को अपनी बेटी पूजा का कन्यादान करने ही नहीं दे रही थी। देखिए समधन जी, पंडित जी का भी कहना है कि मुहूर्त निकलता जा रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बस मेरा भाई आता ही होगा, थोड़ा सा समय और दे दीजिए उसे। अरे बड़ी लंबी उम्र है समधी जी, आपके भाई की आ ही गए। पूरा कैश तो है ना, पूरे 5 लाख। जी जी, पूरा बंदोबस्त कर दिया था मैंने। मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहे, इसलिए मैं अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। अब बेटी पैदा की है तो इतना फर्ज तो बनता है ना आपका कि आप अपने आप को गिरवी रखें या अपने घर को। क्यों समधी जी, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जी नहीं नहीं समधन जी, अब मैं कन्यादान की रस्म पूरी करता हूँ। सुषमा का बेटा पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करता था। सुषमा ने अपने बेटे की शादी के लिए लड़की वालों से 5 लाख रुपए कैश, घर का सामान और 1 कार दहेज की मांग की थी, जो श्यामलाल जैसे तैसे पूरा करता है। अब
पूजा भी शादी करके अपने मायके से ससुराल आती है। श्यामलाल तो सोचता है उसने अपने बेटी को इतना कुछ दिया है कि उसकी सास उसे कुछ भी नहीं कहेगी और हमेशा ही उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगी। लेकिन सुषमा इतनी लालची थी कि दूसरे दिन से ही उसके मन का लालच और भी बढ़ता जा रहा था। अरे बहू, कल पग फेरे की रस्म है तो तेरे बाप को बोल देना कि यहाँ से 10 लोग जाएंगे, उनका खाना पीना बन जाना चाहिए और सभी को शगुन में नए कपड़े और 1000 रुपए तो दे ही दें। लेकिन माँ जी, पग फेरे की रस्म में तो सिर्फ लड़की जाती है, लड़के के रिश्तेदार नहीं। और ये कौन सा रिवाज है जिसमें पैसों के साथ कपड़े देने पड़ते हैं? हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, इसीलिए पहले से बता रही हूँ। अच्छा माँ जी, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इस पग फेरे की रस्म को रहने ही देते हैं। मेरे पिता ने अभी अभी आप लोगों को इतना कुछ दिया है कि उनका हाथ खाली हो चुका है। वो 10 लोगों का खाना पीना, कपड़े और शगुन के तौर पर 1000 रुपए नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ, तेरा फकीर बाप जब बेटी के ब्याह में खर्च नहीं कर सकता था तो बेटी को जन्म ही क्यों दिया। खैर छोड़ो, अब तक उसने जितने भी सामान दहेज में दिए हैं सारे लोकल हैं, कोई काम का नहीं लग रहा। माँ जी, मैं समझती हूँ, उन्होंने जो भी दिया है कर्ज में आकर दिया है। जैसा भी दिया है अपनी तरफ से अच्छा दिया है। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ, लेकिन तेरी जुबान भी दूसरे दिन से ही कुछ ज्यादा चलने लगी है। पूजा अपनी सास की बातें सुनकर समझ जाती है कि उसकी सास एक नंबर की दहेजखोर लालची औरत है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज सुषमा के कमरे का एसी खराब हो जाता है। सुषमा अपने बेटे योगेश से एसी ठीक करवाने की बात कहती है। माँ, आपको पता है ना शादी में कितना खर्च आया है। बेशक हम लड़के वाले हैं, लेकिन खर्च तो हमारा भी हुआ है और अभी मेरी तनख्वाह भी नहीं आई है, तो इन सब पर खर्च करने का आप सोचो भी मत। हाँ बेटा, ये भी तू सही कह रहा है। चल, इसका भी उपाय मैं करती हूँ, तू अभी ऑफिस जा। योगेश के ऑफिस निकल जाने के कुछ देर बाद हॉल में पोछा लगा रही पूजा से सुषमा कहती है, अरे बहू, अब तक तेरा काम नहीं हुआ। तेरे बाप को बुलाया था घर पर, आता ही होगा। अगर आए तो नाश्ता पानी करवा कर भेजना। लेकिन पिताजी आ रहे हैं, उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। तेरे बाप को मैंने यहाँ तुझसे मिलने नहीं बुलाया है, बल्कि तेरे बाप से कहा था कि घर का एसी खराब हो गया है, बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैं समझी नहीं माँ जी, क्या आप मेरे पिताजी से नया एसी मंगवा रही हैं, वो भी अपने कमरे में लगवाने के लिए? हाँ, बड़ी जल्दी समझ आ गई। चल अच्छा है, मैं जा रही हूँ कांता के घर, थोड़ा काम है। तेरा बाप आए तो बिना नाश्ता पानी के मत भेजना, वरना कल को बदनामी होगी। लेकिन माँ जी, मेरे पिताजी से जितना हुआ उन्होंने उतना तो किया ही ना, तो अब आप उन्हें और क्यों परेशान कर रही हैं? क्या उन्होंने दहेज में कोई कमी छोड़ी है? लड़की का बाप जितना दे उतना कम है, चाहे वो ताजमहल ही क्यों ना दे दे, और लड़के वाले जितना ले उतना कम है। ये बात तू नहीं जानती क्या बहू? चल अभी घर के काम पे ध्यान दे, मेरी बातों पर नहीं। इतना कहकर सुषमा अपनी पड़ोसन कांता के घर चली जाती है। कुछ देर बाद श्यामलाल अपनी बेटी के ससुराल आता है। अरे पूजा बेटी कैसी है? घर में सब ठीक तो है ना? बाहर तो धूप भी बहुत तेज है। पिताजी आप आ गए? कैसे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ। बेटी सब ठीक है, वह तो बस मैं तेरे लिए एसी लेकर आया हूँ। दहेज में मैंने तुझे पंखा कूलर तो दिया, लेकिन एसी नहीं। अरे पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? और मुझे अच्छे से पता है ये आप अपनी मर्जी से नहीं लेकर आए हैं, आप पर दबाव बनाया गया है। नहीं नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही है तू? मैं ये तेरे लिए ही लेकर आया था। पूजा अपने पिता की बात सुनकर किचन में पानी लाने जाती है। तभी श्यामलाल किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है।
मालिक, जल्द पैसे दे दूंगा। अभी मैं बेटी के घर आया हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। मैं घर आते ही आपसे मिलने आता हूँ, बस कुछ दिन और। पिताजी लीजिए पानी। और किसका फोन था? आप इतने परेशान क्यों हैं? बताइए क्या बात है? आप मेरी शादी के बाद कर्ज में आ गए हैं, मुझे पता है, इसलिए आप इतना परेशान हैं। अरे अरे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। और समधन जी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं चलता हूँ, यह एसी उन्हें दिखा देना। पूजा तो सब जानती थी कि उसके पिता बिना बोले ये एसी नहीं लाए हैं, बल्कि उसकी सास ने इतना दहेज लेने के बाद भी उसके पिता को प्रताड़ित कर रखा है। और पूजा भी दहेज की बढ़ती मांग से प्रताड़ित हो रही थी। एक रोज सुषमा हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है। सुषमा बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीवी नहीं चलता। तभी सुषमा पूजा के पिता श्यामलाल को फोन लगाकर कहती है, अरे समधी जी, कैसे हैं आप? आपने एसी तो बड़ा अच्छा दिया है, ठंडी ठंडी हवा आती है। बस मैंने तो आपको इसीलिए याद कर लिया कि मेरा मनोरंजन नहीं हो पा रहा है। अभी अभी टीवी खराब हो गया है, सोचा आपको बता दूं, आप भिजवा दें अपनी बेटी के लिए टीवी। 1 मिनट माँ जी। पिताजी आप फोन रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ। और माँ जी, आप अगर आपने गलती से भी मेरे पिताजी के हालचाल लेने के लिए भी अब फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहा है योगेश, तेरे सामने ही तेरी पत्नी मुझे धमका रही है। आपको जो समझ में आए वो समझिए माँ जी, लेकिन मेरे पिताजी अब आपको कुछ भी नहीं देंगे दहेज में। वैसे ही आपने सामान से लेकर पैसे तक लिए हैं, और मेरे दहेज का सामान आपने अपनी बेटी के लिए भिजवा दिया है। और जो चीज खराब हो रही है वो आप मेरे पिताजी से मंगवा रही हैं। क्या ये गलत नहीं है? माँ, आज मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। तो इसकी बातों में मत आ। अगर इसे यहाँ से जाना है तो जाए, मैं नहीं रोकने वाली। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी और वहां से भी इससे 2 गुना दहेज मिलेगा। माँ जी, आपको जैसा सही लगे, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपने पिता पर और बोझ नहीं बन सकती। मैं अपने मायके भी नहीं जाऊंगी, लेकिन जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों के कस्मों वादों के साथ 7 फेरे लिए हैं। सुषमा अपने लालच की वजह से अपने बेटे को खो देती है, क्योंकि पूजा के घर से जाने के साथ ही योगेश भी पूजा के साथ चला जाता है। और इस बात का सुषमा को बहुत पछतावा होता है। हालांकि वो अपने बेटे को मनाती भी है, लेकिन योगेश नहीं मानता। वो भी अपनी माँ के रंग को काफी समय से नोटिस कर रहा था। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। भानपुर गांव बेहद ही सुंदर गांव था, जहां के लोगों में एकता थी, सभी मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन एक रोज गांव में अपनी बूढ़ी माँ कुंती के घर उसका बेटा कमल आता है, जो 7 सालों बाद अपने घर शहर से लौट रहा था। माँ, मुझे पहचाना? मैं कमल, आपका बेटा। कमल, तू मेरा कमल है। इतने दिनों बाद तुझे अपनी बूढ़ी माँ की याद आई। देख तो, तेरी याद में अब तो बाल भी सफेद हो गए हैं, आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी है। माँ, मैं भी क्या करता? मैंने ऐसी जगह नौकरी पकड़ ली थी जहाँ 7 सालों का कॉन्ट्रैक्ट था, और मैंने भी उस वक्त नौकरी की तलाश में उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। जो भी हो, लेकिन अब तू आ गया है ना, मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। बस मुझे नहीं पता। हाँ हाँ माँ, नहीं जाऊंगा कहीं। अब तो मुझे भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। चल, अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। कुंती का बेटा सालों बाद घर आया था और कुंती बहुत ज्यादा ही खुश थी। और इसी खुशी में वो अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। अब कमल भी खाना पीना खाने के बाद गांव घूमने निकलता है। तभी उसे गांव की कुसुम दिखती है। कुसुम, तू कितनी बड़ी हो गई, और तेरी शादी भी हो गई। शादी ही नहीं, 2 बच्चे भी हैं मेरे। लेकिन तुम शहरी बाबू हो कौन? तुम्हें देख मुझे किसी की तो याद आ रही है, लेकिन किसकी? कमल, तुम?
तुम कब आए शहर से? और कहाँ चले गए थे काकी को छोड़कर? तुम्हें पता भी है, काकी तुम्हारे लिए सुबह शाम रोती थी बस। क्या बताऊं मैं अपनी मजबूरी। चलो वो सब छोड़ो, अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलती हूँ, घर में बहुत काम है। और मेरे मर्द ने मुझे तुमसे बातें करते हुए देख लिया तो बेवड़ा पीकर खामखा लड़ेगा। अरे तो तुमने बेवड़े से शादी कर ली? मुझसे कर ली होती, खुश भी रखता और 2 बच्चे ही होते। ये जो तीसरा लिए घूम रही हो, इसकी नौबत भी नहीं आने देता। अरे धत, कैसी बातें कर रहा है तू कमल? शहर से आया है तो लगता है सारी शर्म ही भूल गया है। इतना बोलकर कुसुम वहां से चली जाती है। अब कमल भी गांव घूमता हुआ आगे की ओर निकल जाता है, लेकिन तभी उसे सिगरेट पीने की तलब लगती है और वो जंगल की तरफ सिगरेट पीने जाता है। क्योंकि गांव का कोई उसे सिगरेट पीता देख लेता तो वो लोग गलत समझते। अब कमल सिगरेट पी ही रहा होता है, तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, ये लोग मुझे मार डालेंगे, कोई है, कोई है क्या? ये कैसी आवाज है? और ये आसपास से ही आ रही है, लेकिन कहाँ से? ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, मैं कहती हूँ मुझे बचा लो, मुझे मत मारो, मेरा कसूर ही क्या है, मुझे मत मारो। ये आवाज आ कहाँ से रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे कौन है और कहाँ? मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? कमल ये बोलता ही है कि तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देने लगती है और रोने की आवाज पास वाले कुएं से आ रही होती है और उसे लाल धागे से बांध रखा होता है और उस कुएं पर एक लोटा भी होता है जिसे कमल हटाता है और तभी उसके हाथ से लगकर लोटा भी वहीं गिर जाता है और वहां प्रकट होती है एक आत्मा। मैं सबको तबाह कर दूंगी, सबको मार डालूंगी, जिस तरह इन्होंने मुझे सालों पहले मार डाला था। कमल समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। वो आत्मा इतना कहने के बाद गायब हो चुकी थी और कमल तो डर से कांप रहा था। तभी गांव का ही अजय देखता है, श्रापित कुएं के पास एक आदमी खड़ा है। वो झटपट वहां पहुंचता है और कमल का हाथ पकड़ उसे गांव की तरफ लेकर आता है। मेरे भाई, ये तुम क्या कर रहे थे? उस कुएं के बारे में क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? यहाँ नए हो क्या? कमल, तू तू कब आया और मुझे बताया भी नहीं? यार क्या है उस कुएं में? क्या हुआ? मुझे सब कुछ जानना है। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? और तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या तूने कुछ ऐसा देखा था या तूने उस कुएं का धागा या लोटा ये सब छूने की कोशिश की? पहले तो तू मुझे बता, उस कुएं का राज क्या है? देख, मैं अभी बस तुझे इतना ही बता सकता हूँ कि वो कुआं श्रापित है। उस कुएं में एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा रहती है। क्या शक्तिशाली आत्मा? हाँ मेरे भाई, लेकिन तुझे उस कुएं के रहस्य के बारे में जानना ही क्यों है? बस तू अभी मेरे साथ चल, मैंने तुझे अपने पलटन से मिलवाता हूँ। तू तो कितना बदल गया है यार, कि अपने ही दोस्त को भुला बैठा और एक बार भी खुद मिलने नहीं आया। कमल अपने दोस्त अजय की बातों को सुन तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस आत्मा पर था जिसे उसने उस कुएं से आजाद कर दिया। अब इसी टेंशन में जब कमल देर रात अपने घर पहुंचता है तो कुंती उसका खाने पर इंतजार कर रही होती है, लेकिन कमल खाना खाने से मना कर देता है। अब इसे क्या हुआ? पहले कह देता खाना नहीं खाना है, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कुछ खा कर आया हो। माँ, आप खाकर सो जाओ, मैंने दोस्तों के साथ खा लिया था। अब कमल को नींद नहीं आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उस कुएं से आत्मा निकलती है और गांव की तरफ बढ़ती है। गांव एकदम सुनसान होता है, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उस आत्मा की नजर एक बेवड़े पर पड़ती है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। ओ शीला ओ रानो, मुझे मानो न मानो, कहीं हम गिर न पड़े संभल कर।
क्या मैं संभाल सकती हूँ तुम्हें? क्योंकि ये कौन बोला भाई? भूतनी या चुड़ैल? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये तो आत्मा है। क्या चाहिए? तुम चाहिए। चलो मेरे साथ, मेरे पीछे। अब तो आत्मा उस बेवड़े को कुएं तक लेकर जाती है और अपने साथ उस बेवड़े को भी कुएं में साथ लेकर कूद जाती है और डुबोकर उसे मार डालती है। अब अगली सुबह कुंती कमल को उठाकर कहती है, कमल उठ जा, कमल उठ, कुसुम के घर जाना है हमें। उसका बेवड़ा पति मर गया, उसकी लाश उस कुएं के बाहर मिली जहां आत्मा रहती है। क्या उस आत्मा ने लोगों को मारना शुरू कर दिया? आखिर क्या है उस आत्मा का सच? कोई मुझे बताएगा? ये तू क्या बोल रहा है? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तूने उस आत्मा को देखा है। कमल अब कुंती के सवाल का जवाब दिए बिना कुसुम के घर के लिए निकल पड़ता है और इधर वो आत्मा कुंती के घर में जोर जोर से हंस रही होती है। अब कमल कुसुम के घर जाता है तो देखता है कुसुम अपने पति के जाने के बाद अपने दोनों बच्चे और गर्भवती हॉल में रो रही है। बताओ, बेचारी की तो किस्मत ही फूट गई। एक तो पति रोज मारता पीटता था और छोड़ भी गया, तो इस हालत में 2 बच्चे और फिर से ये माँ बनने वाली है। कुसुम, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारे पति की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। कमल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जो किया है उसका परिणाम क्या होने वाला है। हालांकि वो कुसुम के पति के मौत के बाद उदास हो गया था, लेकिन वो भी ठान लेता है कि वो उस आत्मा के मौत के बारे में जानकर उस आत्मा के बदले की मनसा जानकर रहेगा। ऐसे ही इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और हर रोज अब गांव में मौत होने लगी थी। हर कोई उस आत्मा से डरा हुआ था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उस आत्मा का जिक्र भी करे। कमल इधर इन सब का जिम्मेदार खुद को मान बैठा था और एक रोज देर रात वो घर से निकल पड़ता है और उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचता है उसके सामने बड़ी आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे, तुम तो बड़े ही बहादुर हो। मौत से पहले तुम्हें डर नहीं लगता, जो खुद मेरा खाना बनने चले आए। तुम मुझे छूते ही भस्म हो जाओगी, तो मुझे हाथ लगाने की भूल भी मत करना। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने आया हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हें अजय को यहाँ बुलाना होगा। अजय अजय ने मुझसे प्यार का नाटक किया और जब उसने मेरा विश्वास जीत लिया तो उसने मुझे देर रात यहीं बुलाया और अपने दोस्तों के साथ मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन मैं अपनी आबरू बचाने के लिए इस कुएं में कूद पड़ी और मेरी डूब कर जान चली गई। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। इधर कुंती कमल को जाता देख लेती है और वो अजय के घर जाकर अजय को अपने साथ लेकर जंगल के उस कुएं के पास आती है जहां कमल और वो आत्मा होती है। और अजय जैसे ही उस आत्मा को देखता है वो अजय के पास पहुंचकर अजय का गला पकड़ उसे जमीन पर गिरा देती है और उसका पैर खींचते हुए उसे कुएं में लेकर कूद जाती है। ये सब कमल और कुंती देखते रह जाते हैं और वो कुछ भी कर नहीं पाते क्योंकि ये सब इतनी जल्दी में हो जाता है। लेकिन उस आत्मा के कुएं में जाने के बाद कमल और उसकी माँ कुंती दोनों ही हाथ जोड़ उस आत्मा की मुक्ति के लिए भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हे भोलेनाथ, अब इस आत्मा को मुक्ति दे दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीमामृताम्। जहां उस आत्मा को अजय को मारकर अपना बदला पूरा करने के बाद मुक्ति मिल गई थी, वहीं दूसरी तरफ कमल कुसुम से शादी करके उसके बच्चों को बाप का नाम देता है क्योंकि कमल उसके पति की मौत का जिम्मेदार खुद को मान चुका था और शादी के बाद कमल खुशी खुशी गांव में ही रहने लगता है।